नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। तो चलिए देखते हैं क्या है अब तक की हेडलाइंस। नरेंद्र मोदी ने पटना में नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा जो जेपी को छोड़ सकता है उसके लिए बीजेपी छोड़ना बड़ी बात नहीं। रैली में मोदी ने हिंदू और मुसलमानों को एक साथ मिलकर गरीबी के खिलाफ लड़ने का दिया मंत्र। पटना में मोदी की रैली से पहले हुए सीरियल ब्लास्ट। पहला ब्लास्ट रेलवे जंक्शन 10 पर हुआ तो दूसरा गांधी मैदान के पास हुआ। पटना में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद एनआईए और एनएसटी की टीमों को गृह मंत्रालय ने भेजा दिल्ली से पटना। और मोदी की रैली होने के बाद बिहार सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। बीजेपी नेताओं का आरोप, जब इतनी सुरक्षा थी तो कैसे हो गए ब्लास्ट। पटना में हुंकार रैली के दौरान बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। लेकिन मोदी की रैली के पहले कई जगहों पर बम ब्लास्ट भी हुए, जिसे देखते हुए जिसके बाद पटना में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। बम धमाका पहला रेलवे स्टेशन के पास प्लेटफॉर्म नंबर 10 के सार्वजनिक शौचालय के पास हुआ, जहां पटना के गांधी मैदान में मोदी की रैली में शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे थे। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए 11 स्पेशल ट्रेनें भी बुक की थी, जिसके मद्देनजर वहां पर यह सब हुआ। तो यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरें हैं मोदी की हुंकार रैली की, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आज मोदी ने हुंकार रैली को संबोधित किया पटना के गांधी मैदान से। मेरे पार्टी के और ये टीम है जो सुरक्षा व्यवस्था, वहां पर जो खुफिया तंत्र है, वहां पर बड़े सवाल उठाए गए हैं। यहाँ पर नेताओं ने काफ़ी विरोध किया कि किस तरीके से, जब वहाँ पर इतनी सुरक्षा थी तो कैसे ये सब हो गया। वहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ये लगातार 7 ब्लास्ट हो गए और जिसमें लगभग 5 लोग मारे जा चुके हैं अब तक और 50 के करीब लोग घायल हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगे हुए हैं सुरक्षाकर्मी किसी न किसी तरीके से। मगर ये ब्लास्ट हुआ आखिर कैसे, ये बड़ा सवाल उठता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहाँ पर पहला ब्लास्ट हुआ, जहाँ पर शौचालय के पास पहला ब्लास्ट हुआ, वहाँ पर एक व्यक्ति के मौत की पुष्टि हुई थी। इसके बाद भी मगर ये बताया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे नेताओं से बात हुई, हमारे पत्रकारों से हमारी बात हुई, तो बताया गया कि किसी न किसी तरीके से इस हुंकार रैली को प्रभावित करने के लिए सब किया गया था, ब्लास्ट किए गए थे एंड ऑल, कि जो पब्लिक है वो किसी न किसी तरीके से डरे, भय में हो जाए और मोदी की रैली में शामिल ना हो पाए। मगर उसके बाद भी मोदी ने वहाँ पर भरपूर जन सैलाब को संबोधित किया और सबको भाई भाई का नारा देकर, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देकर सबको देश को आगे बढ़ाने की उन्होंने जो वादा करने की कोशिश की। जी हाँ, एक तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता पटना से अनिरुद्ध कुमार। जी अनिरुद्ध, आज मोदी की हुंकार रैली थी पटना में, जिस तरीके से लगातार वहां पर 7 बम ब्लास्ट हुए, 5 लोग मर गए, 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं, और उसके बाद भी मोदी ने वहां पर संबोधन दिया। काफ़ी जनसैलाब था वहां पर, हमने देखा, हमने दिखाया भी उसे दर्शकों को। तो बताइए जरा क्या स्थिति है अब इस वक्त वहां पर। अभी नकुल, कुछ देर पहले, लगभग आधे घंटे पहले वो नरेंद्र मोदी का भाषण समाप्त हो गया और रैली समाप्त हो गई। भीड़ काफी भरी हुई है, हर सड़क से भीड़ भरी हुई है। चाक चौबंद की पुलिस की व्यवस्था भी की गई है। कुछ ट्रैफिक जो है वो भी रोक रखा गया है। किसी को भी अभी गांधी मैदान के आसपास इलाके में नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन जो आपने अभी कहा कि 5 लोग मारे जा चुके हैं, ये एकदम बिल्कुल सही है और इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है कि 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और पीएमसीएच में सारे लोग, लगभग 37 लोगों की, जो पुलिस बता रही है कि 37 लोग इसमें घायल हैं, वो 37 का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। लेकिन एक लोगों से मेरी बात हुई है जिन्होंने उस घटना के बाद जिसे गोली लगी थी, जो बम से क्षतिग्रस्त हुआ था, उनको अस्पताल तक जो ले गया है व्यक्ति, वो शख्स से मेरी बात हुई है। उस शख्स का मेरे पास बाइट है। उन्होंने कहा है कि जब गांधी मैदान के आसपास जो बम ब्लास्ट हुई थी, उस समय स्थिति ऐसी थी कि वहां कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि अस्पताल ले जाने के लिए भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। लगभग 25 मिनट बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई थी और तब तक 1-2 व्यक्तियों को उन लोगों ने अपने कंधे पे लादकर पीएमसीएच तक पहुंचाया था। तो ये जो मेरे पास उस लड़के की बाइट है जिसके पूरे शरीर में ब्लड लगा हुआ है, जब उसकी बाइट मैंने देखा, सुना और उससे लिया, तो ऐसा
ऐसा ये प्रतीत हो गया कि जो मेन इलाके हैं वहां पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था नहीं थी। पुलिस ने पहले दावा किया था कि हर मोड़ पे, हर चौक चौराहे पर एम्बुलेंस की पूरी व्यवस्था होगी, लेकिन वो व्यवस्था भी चौपट नजर आ गई उस समय जबकि एसके मेमोरियल हॉल के पास बम ब्लास्ट हुई थी। तो निश्चित तौर पे अब जो सवाल उठ रहा है, अब तो रैली समाप्त हो गई, नरेंद्र मोदी ने अपनी बात ये ब्लास्ट के बावजूद भी रखा, बहुत ही दावे के साथ रखा और लोगों से ये भी उन्होंने आग्रह किया है कि यहाँ से घर जाने के क्रम में किसी भी प्रकार का बदतमीजी या किसी भी प्रकार के लोगों की बात या फिर शांति व्यवस्था बहाल ही रखना होगा, ये उन्होंने ये आग्रह किया है। लेकिन जो नेता हैं या जो भी यहाँ कार्यकर्ता आए हुए हैं या जो भी उनके समर्थक आए हैं, सभी की जुबान से एक ही बात निकल रही है। मैं अभी गांधी मैदान से पैदल कुछ दूर आया था तो लोग यही आपस में बातें कर रहे हैं कि कहीं न कहीं ये बम ब्लास्ट इस रैली को सफल नहीं होने देने का ये षड्यंत्र रचा था, जो शायद फेल हो गया। सभी का जो अंदरूनी आरोप है वो पूरी की पूरी जदयू की तरफ जाती है। तो अनिरुद्ध, यहाँ पर सवाल उठता है कि देखिए नरेंद्र मोदी ने ब्लास्ट हुए, सब कुछ हुआ, उन्होंने उसके बाद भी वहाँ पर इतने बड़े जनसैलाब को संबोधित किया, काफ़ी जनसैलाब वहाँ पर फिर भी कम नहीं हुआ। मगर बड़ी बात यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मोदी ने इस हमले के बारे में वहाँ पर कुछ भी नहीं बोला जो बम ब्लास्ट हुए। मोदी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी और उन्होंने हमले की बात नहीं की, शायद वो इस बात को तुल नहीं देना चाहते थे। उन्हें ये आशंका थी कि अगर अपने जुबान से ये बोलेंगे कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था धत्ता है या यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, तो उनके जो समर्थक जो सैकड़ों और लाखों की संख्या में आए हुए थे, वो समर्थक कहीं न कहीं उतावले हो जाते, कहीं न कहीं उनमें आक्रोश पैदा हो जाता। इसलिए नरेंद्र मोदी इस बात से बच गए, इस बात को कहने से बचते रहे कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार पर तो आरोप लगाया है, नीतीश कुमार को ये बताने का प्रयास किया है कि जिस तरीके से आपने यहाँ ये गठबंधन तोड़ा है वो उनके हित में नहीं है। उन्होंने इशारों में नीतीश कुमार पर और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगाया है, लेकिन इस बात से वो बच गए क्योंकि उन्हें पता था कि जो आक्रोशित भीड़ जो है वो आक्रोशित हो जाएगी तो शायद यहाँ की पुलिस को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जी अनिरुद्ध, यहाँ पर एक बात और आई कि उन्होंने बोला था कि जब नीतीश कुमार गुजरात आए थे तो उनका वहाँ पे एक अच्छा स्वागत हुआ था, अच्छा स्वागत किया गया था वहाँ पर उनका, और शायद उनका इशारा किस तरफ था ये कि नीतीश कुमार का वहाँ पर अच्छा स्वागत हुआ था और पटना में शायद नरेंद्र मोदी का स्वागत आज जैसा हुआ, जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि स्वागत ही था एक तरीके से पटना में। जी नकुल, ये बात नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ये दोनों के बीच जो 36 का आंकड़ा बना था वो 2010 से बना था, और जब 2010 में नरेंद्र मोदी यहाँ अपनी बात रखने आए थे तो उन्होंने पहला बात यही कहा था कि ये बिहार की जो भूमि है उसे मैं प्रणाम करता हूँ, और नीतीश पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि कौन कहता है बिहार और गुजरात का जो रिश्ता है वो अटूट नहीं है। गांधी जी गुजरात के थे और पहले आंदोलन बिहार से किए थे। तो नरेंद्र मोदी बिहार से जो है वो काफी उन्हें आशाएं हैं बिहार से। बिहार ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को प्रपोज किया, अगर देखा जाए नकुल तो ये जो 6 महीने पीछे चले तो सबसे ज्यादा अगर नरेंद्र मोदी की मांग कहीं से हुई थी तो वो बिहार से ही हुई थी, और बिहार में ही नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा मांग प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए हुई थी। यहाँ के 2-4 नेता जो हैं वो गठबंधन की परवाह न किए हुए नरेंद्र मोदी के पक्ष में बोले थे। तो नरेंद्र मोदी को बिहार से काफी आशाएं हैं, और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बिहार में अपनी बात रखे हैं और वो बताना चाहते हैं कि गुजरात जो है वो अतिथि देवो भव के तर्ज पे चल रही है, यही वो बताने का प्रयास किए हैं। हालांकि ये संस्कृति बिहार की रही है कि बिहार में अतिथियों का हमेशा सम्मान किया जाता है, चाहे वो अतिथि किसी न किसी पार्टी के हों, किसी दल का हो। लेकिन उन्होंने एक राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत से भी कोई व्यवस्था या कहीं भी उनकी स्वागत या फिर किसी तरीके से जो प्रोटोकॉल कहते हैं उसमें जो वहाँ के नेता रहते हैं, वहाँ के मंत्री रहते हैं सत्ता पक्ष के, उन्होंने नहीं रहा। जबकि ये जब गुजरात जाते हैं या कभी एक बार गए थे वहाँ तो उन्हें नरेंद्र मोदी नहीं तो नरेंद्र मोदी के जो मंत्रीगण थे, जो सत्ता पक्ष के मंत्रीगण थे, वो इनके स्वागत में हवाई अड्डे पे खड़े थे। तो इन्होंने उस प्रोटोकॉल को समझाने का प्रयास किया कि किसी स्टेट का मुख्यमंत्री अगर कहीं भी जाता है, किसी भी राज्य में जाता है, तो वो दल से ऊपर उठकर एक स्टेट का मुख्यमंत्री होता है।
शायद ये नीतीश जी नहीं समझ पा रहे हैं। तो यही समझाने का प्रयास उन्होंने इस भाषण में या ये जो हुंकार रैली में अपनी बात रखा, तो ये उन तक संदेश। चलिए अनिरुद्ध आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अनिरुद्ध कुमार पटना से, जो अभी गांधी मैदान से वापस लौट रहे थे। वहाँ पर इन्होंने पूरी रैली कवर की, जो लगातार धमाके हुए हैं, सब कुछ इन्हीं के साथ हुए थे, इनके सामने ही हुए हैं वहाँ पर धमाके। और इन्होंने वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों से बात भी की है, जो जनता है वहाँ पर मोदी की रैली में जो शामिल होने लोग आए थे, और मोदी ने किस तरीके से नीतीश कुमार को निशाना साधा, और जो यहाँ पर बम ब्लास्ट हुए हैं, क्योंकि मोदी को पता था यहाँ पर उनकी भारी संख्या में उनके यहाँ पर समर्थक मौजूद है, और अगर वो इस चीज़ की निंदा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भड़क सकते हैं वहाँ पर समर्थक। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज़ रूम से हमारे विशेष संवाददाता विवेक तिवारी। जी विवेक, ये जिस तरीके से आज सुबह से लगातार बम ब्लास्ट हुए पटना में, पहले रेलवे जंक्शन के पास हुआ, उसके बाद आपका सिनेमा हॉल के पास हुआ, उसके बाद लगातार गांधी मैदान से 100 गज की दूरी पर 4-5 ब्लास्ट हुए, तो क्या लगता है आपको? देखिए नकुल, ये एक ऐतिहासिक रैली थी और बिहार को काफ़ी समय से इंतजार था इस रैली, खासकर जो बीजेपी नेता है वहाँ के इंतजार कर रहे थे। जिस तरह से यहाँ पर मोदी का इंतजार था, उसी से यहाँ के लोगों का भी इंतजार था और सभी लोग इंतजार कर रहे थे। बड़ी रैली होने वाली थी, लेकिन जो स्वागत करने का जो यहाँ पर तरीका नज़र, यहाँ पर जिस तरह स्वागत किया गया बम धमाकों से मोदी का, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यजनक कहा जा सकता है। एक जनसमूह इकट्ठा हुआ था गांधी मैदान पर, जनसमूह इकट्ठा था, वहाँ पर बम धमाके किए जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर धमाके किए जाते हैं, सिनेमा हॉल पर धमाके किए जाते हैं, 8 सिलसिलेवार धमाके किए जाते हैं। उन धमाकों से एक संदेश देने की कोशिश क्या की जाती है समझ नहीं आया, लेकिन जिस तरह से ये रैली में ये धमाके सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक साजिश यहाँ नजर आ रही है। और इस साजिश में एक सवाल खड़ा होता है, खासकर नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा होता है कि सरकार यहाँ पर क्या कर रही थी। अन्य पार्टियों पर भी एक निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी मन से भी उन्होंने निशाना साधा और एक बताने की कोशिश करने की आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। विवेक, यहाँ पर मोदी ने बोला कि बिहार के लोग अवसरवादी नहीं है, उन्होंने रैली को संबोधित किया है इतने धमाके होने के बाद भी, बट उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधे निशाना साधा कि बिहार के लोग अवसरवादी नहीं हैं, मगर कुछ लोगों को छोड़कर। तो क्या मतलब था उनका? देखिए, वो अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार को निशाना बनाया, तो उनके भाषणों में आपने शायद सुना नहीं होगा, उन्होंने ये साफ कहा था कि जेपी आंदोलन को छोड़कर नीतीश कुमार ने एक अपना अलग रास्ता बनाया था। उन्होंने केवल फायदा उठाया जेपी आंदोलन का, उसके बाद राजनीति में आगे आ गए नीतीश कुमार। उसके बाद उन्होंने राम मनोहर लोहिया को बातों को भी लेकर उन्होंने कहा कि अवसरवादी नहीं होते। उन्होंने यदुवंश की बात की, खासकर आरजेडी के लोगों की वहाँ पर तारीफ की, लालू प्रसाद यादव की उन्होंने तारीफ की, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे नेता हैं जो अवसर का फायदा उठाते हैं। जब उनको चाहत थी, जब उनको काम था, वो साथ में रहे, उसके बाद उन्होंने अपना नाता दिया। तो कहीं ना कहीं वो जो गठबंधन टूटा था जेडीयू से बीजेपी का, उस पर एक निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी। विवेक, अभी क्या हो रखा है, अभी लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल में बंद है। यहाँ पर मोदी ने बोला कि यदुवंशियों को संभालने का जिम्मा मेरे ऊपर है, मुझे उन्हें संभालना होगा। लालू यादव की उन्होंने बात भी बताई कि हाँ, लालू यादव को जब शायद कुछ चोट वोट लगी थी तो लालू यादव से शायद उन्होंने बातचीत भी की थी उस वक्त, तो लालू यादव को अच्छा लगा था। बल्कि लालू यादव कभी नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने या कभी देश के प्रधानमंत्री बने, बट लालू यादव को अच्छा लगा था। तो यहाँ पर क्या लगता है आपको कि जदयू जो है और आपका आरजेडी है, देखिए आरजेडी पहले लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा गढ़ था बिहार, आरजेडी का एक बड़ा बहुमत था यहाँ पे, लालू प्रसाद यादव को भगवान मानती थी बिहार की जनता, मगर जब से ये जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन आया था तब जाकर के शायद कहीं लालू यादव बिल्कुल ही पीछे चले गए थे, जो राजनीति में चले गए थे। तो अब क्या लगता है आपको, लालू यादव अब जेल में बंद है, जेल में चले गए चारा घोटाले के अंतर्गत, और अब मौका है मोदी के पास, बीजेपी के पास कि हाँ, जदयू ने भी गठबंधन तोड़ा है, विश्वासघात किया उनके साथ, तो अब क्या लगता है, क्या मतलब था उनका यदुवंशियों की चिंता करने का जिम्मा? देखिए नकुल, नरेंद्र मोदी का टारगेट है यूपी और उसके बाद बिहार। वो चाहते हैं कि अगर यूपी में हमारा शासन चलता है, बिहार में हमारा शासन चलता है, लोकसभा में सीटें अगर ज़्यादा आती हैं तो हम दिल्ली के सफ़र तक पहुंच सकते हैं, वो सफ़र आसान हो सकता है। वो चाहते हैं कि जेडीयू के भी जो कुछ वोटर हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएँ, खासकर जो बीजेपी के वहाँ समर्थक वो हमारे साथ रहें। उसके बाद जो अगला निशाना है उनका है वो आरजेडी पे है। लालू प्रसाद यादव जेल में बंद है, उसके बाद यदुवंश की तारीफ करना, ये सीधा सा एक सहानुभूति प्राप्त करने का भी नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है। भाषणों में जिस तरह से जिक्र किया उन्होंने, अपने एक कहा कि दोस्ताना हमारे रिश्ते से लालू प्रसाद यादव थे, दोस्त बताने के बाद वो एक ये कहना चाह रहे थे कि हम अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी जनता के साथ है। बिहार पे एक अपनत्व की भावनाएं दिखा रहे थे, एक अपनापन दिखा रहे थे। जिस तरह से आगे चल के, जिस तरह नीतीश कुमार अपना गढ़ पूरा बिहार को बनाते जा रहे थे, और जिस तरह से जेडीयू का जो गठबंधन अलग हुआ था बीजेपी से, इसके बाद ये जो चीजें सामने नजर के आई, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी बहुत लंबे समय बाद बिहार में गए हैं, और ऐसे समय गए जब लोकसभा चुनाव है। इस तरह से विवेक, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा, बिहार से कांग्रेस नेता। जी प्रेमचंद जी, आज नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली थी यहाँ पर पटना में, उससे पहले यहाँ पर लगातार 7 धमाके हुए, 5 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज़्यादा घायल हो गए।
क्या मानते हैं आप इसे, क्यों हुआ ये सब? ये जांच का विषय है। एनआईए की टीम पटना पहुंच ही रही है या पहुंच गई होगी। प्रधानमंत्री जी ने इस संबंध में बात की है, गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांगी है। तो मेरे ख्याल से इस पूरे प्रकरण के जांच का और उसके परिणामों का हमें प्रतीक्षा करना चाहिए। वैसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तो करनी चाहिए प्रेमचंद जी, मगर यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है कि नीतीश का शासनकाल है, यहाँ पर पता था, कल राष्ट्रपति का दौरा था, यहाँ पर राष्ट्रपति पहुंचे थे। उसके बाद आज नरेंद्र मोदी की जो बड़ी रैली है यहाँ पर होने वाली थी, बड़ी ऐतिहासिक रैली बताया जा रहा था। उसके बाद अगर ऐसा होता है, यहाँ पर 7 बम धमाके पहले भी गया में धमाके हुए थे और अब भी लगातार 7 बम धमाके हुए हैं, ये किस तरफ इशारा जाता है? नहीं, इशारा तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। हम व्यक्तिगत रूप से क्या इशारा कर सकते हैं। कांग्रेस ने इस घटना की निंदा की है। सरकार पर भी हमला किया, मैं आपको बता दूं, यूपीए सरकार पर भी उन्होंने हमला किया। उनका कहना था कि अब जनता को चाहिए कि कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करना होगा, क्योंकि गांधी भी चाहते थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेज मुक्त भारत चाहते थे, और अब भारत की जनता चाहती है कांग्रेस मुक्त भारत। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अब नरेंद्र मोदी बहुत कुछ अपनी बातों को भाषण में कहा करते हैं। अब गांधी के हत्यारे गांधी का नाम और उनका अनुसरण कर रहे हैं, ये तो अपने आप में आश्चर्य की बात है। तो गांधी का हत्यारा कौन है? गांधी का हत्यारा आरएसएस है, गोडसे है, बीजेपी के लोग हैं जो इस विचारधारा के मानने वाले लोग। ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट है। तो सवाल है, आज गांधी और पटेल की याद उन लोगों को क्यों आ रही है जिन्होंने कभी उनके आदर्श को नहीं माना? और बिहार में आकर आप बिहार में जात पात की बात कर रहे थे, कल तक सांप्रदायिकता की बात कर रहे थे, आज अपने आप को जादवों से जोड़ रहे थे, आज कृष्णवंशी बनने का काम कर रहे थे नरेंद्र मोदी। तो ये नरेंद्र मोदी एक चालाक राजनेता बनना चाहते हैं, जहां जाते हैं वहां की भाषा बोलते हैं, लेकिन राज्य की आम जनता की भागीदारी इस रैली में नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की एक डिमोरलाइज टीम है बिहार में, जिसको एक उत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया था, क्योंकि मिनिस्ट्री से बाहर हो गए, एक साथ 5-7 राज्य इनके हाथ से निकल गया है। तो कहीं ना कहीं जो डिमोरलाइज फोर्स था उसको थोड़ा रिजेनरेट करने के लिए मोदी की रैली हुई, करोड़ अरबों रुपए बहाए पब्लिसिटी पर। ऐसी महंगी रैली तो हम लोगों ने आज तक नहीं देखी थी पटना बिहार में। तो प्रेमचंद जी, यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने बोला कि लोकतंत्र के 4 दुश्मन हैं, परिवारवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद का जुनून और अवसरवाद। तो कहाँ कहाँ निशाना था उनका? निशाना उनके खुद के ऊपर था, क्योंकि चारों चीज के दुश्मन वो खुद हैं। उन्होंने विवाह नहीं किया है, परिवारवाद के खुद खिलाफ हो गए वो, सांप्रदायिकता काम करते ही हैं वो, लोकतंत्र में उनकी कोई आस्था नहीं है। तो आज तो खुद प्रमाणित कर दिया कि जो 4 चीज उन्होंने गिनाए हैं, उन चारों बार नरेंद्र मोदी सबसे फिट बैठते हैं इस देश में। एकमात्र पॉलिटिशियन है जो अपने विचार से और अपने कर्मों से इन चारों चीजों को फॉलो करते हैं। तो नरेंद्र मोदी एक भाषण लच्छेदार दे दें, व्यंग कर लें, लोगों पर कटाक्ष कर लें, उन्हें तो सीख लेनी चाहिए। आज देखिए राहुल गांधी जी ने क्या कहा दिल्ली में, बिल्कुल शालीनतापूर्वक अपने अचीवमेंट्स की बात कही है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात की है। तो इस देश को जोड़ने की जरूरत है या तोड़ने की जरूरत है, ये आम जनता तय करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अवगत करा दूं प्रेमचंद जी के, उनका जो निशाना था परिवारवाद और जातिवाद को लेकर, तो सीधा सीधा कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे थे कि परिवारवाद यहाँ पर चला है। और शहजादे के ऊपर भी उन्होंने सवाल किया था कि कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि शहजादा ना बोले। उन्होंने कहा था परिवारवाद खत्म कर दें, मैं शहजादा बोलना छोड़ दूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमचंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दोबारा न्यूज रूम से विवेक तिवारी, हमारे विशेष संवाददाता। विवेक, यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने आज बोला कि लोकतंत्र के 4 दुश्मन हैं, और चारों दुश्मनों को उन्होंने नाम भी गिराए, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद का जुनून और आपका अवसरवाद। तो उनका जो निशाना था एक साफ तौर से कांग्रेस, जदयू और बसपा और सपा की तरफ था। आप बताएं जरा क्या हो सकता है? सिर को छोड़ो, फोन कट गया क्या? तिवारी जी, अभी तिवारी जी से हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, विवेक तिवारी से हमारा संपर्क टूट गया है फिलहाल। तो मैं आपको बता दूंगा, जो नरेंद्र मोदी की रैली थी, जिस तरीके से वहां पर सुबह से सिलसिलेवार बम धमाके हुए और उसके बाद मोदी ने बड़े जनसैलाब को संबोधित किया, और उसके बाद जो विपक्ष है, विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरे आज भी नरेंद्र मोदी। उन्होंने इस बम ब्लास्ट को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की, कोई भाषण में उन्होंने कुछ नहीं बोला। आइए हम आपको सुनाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने आज क्या क्या कहा अपने भाषण के दौरान। हमारा दांडी यात्रा का कालखंड, हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, नींद नहीं आ रही है, बेचैन है,
और वो कह रहे हैं मोदी शहजादा क्यों कह रहे हैं। उनको इतराज है हमारे देश में हमें ये शहजादे कहने की नौबत क्यों आई। कांग्रेस के मित्रों, अगर आपको मैं शहजादे कहूं आपको बुरा लगता है तो इस देश को भी इस वंशवाद से बुरा लगता है। कांग्रेस वादा करे वो वंशवाद को छोड़ देंगे, मैं शहजादा कहना छोड़ दूंगा। बिहार में पहली बार जंगल राज से मुक्ति का अवसर आया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जेडीयू से डबल थे। स्वाभाविक था कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बन सकता था, लेकिन भाजपा के लिए दल से बड़ा देश होता है। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं नरेंद्र मोदी। तो कह ही रहे थे, जो आपने सुना सब कुछ उन्होंने कहा वहां पर। बट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर बीजेपी नेता किरण घई दिल्ली से। जी किरण जी, आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की वहां पर रैली थी पटना के गांधी मैदान में और वहां सिलसिलेवार बम धमाके हुए, सुबह उससे पहले लगातार 7 बार बम धमाके हुए, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं पटना में ही उपस्थित हूँ, रैली में उपस्थित थी मैं। और जिस तरह की ये अभूतपूर्व रैली हुई है, आज तक कभी भी गांधी मैदान ने ये साक्ष्य नहीं दिया होगा। उससे जो बौखलाहट है और पूरी तरह से ध्यान बटाने की कोशिश है, और उसके कारण जो बौखलाहट और बेचैनी है वो इन धमाकों में व्यक्त हुई है। और मुझे बहुत अफसोस है कि जिस सरकार में हम शामिल थे एक समय और हमारे रहते हुए हमने पूरे राज्य को सुरक्षा दी थी, वो सरकार हमें सुरक्षा नहीं दे सकी। जो कहीं ना कहीं ये जो सुबह से लेकर मतलब दोपहर तक जो गांधी मैदान के 100 गज दूरी पर भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए, पहले रेलवे स्टेशन पर हुआ, मतलब पहले रेलवे स्टेशन पर समर्थकों को रोकने की कोशिश की गई, फिर आपका सिनेमा हॉल के पास हुआ, उसके बाद फिर गांधी मैदान से 100 गज की दूरी पर। तो कहीं ना कहीं नीतीश का खुफिया तंत्र यहाँ पर फेल हुआ पूरे तरीके से। पूरी सरकार की ये पूरी विफलता है कि पूरे प्रदेश से प्रदेश की जनता आ रही है और उसके बाद भी वो सुरक्षा देने में असमर्थ रहे हैं। उन्हें कोई सूचना नहीं होती किस तरह की कोई बात हो रही है। तो खुफिया तंत्र भी विफल है और उनका पूरा प्रशासन की विफलता ये दिखाई देती है। क्या इसके बारे में सरकार ने किसी तरह के अंदेशा नहीं था सरकार को? एक बार जब बोध गया में एक घटना हो चुकी बिहार में, उसके बाद भी सरकार सावधान नहीं है और गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है। तो मुख्यमंत्री को अब सोचना चाहिए कि क्या उनके सत्ता में बने रहने का औचित्य है। जी बिल्कुल सही कहा। किरणमयी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी किरणमयी, बीजेपी नेता, जिन्होंने साफ तौर पर नीतीश की सरकार पर निशाना साधा और बताया उन्हें कि जिस तरीके से लगातार इस रैली का आयोजन हो रहा था, काफ़ी दिनों से ये आयोजन चल रहा था, लोगों में इसको लेकर एक वो भी था इसके अंदर एक, और जिस तरीके से यूपी में रैली हुई नरेंद्र मोदी की, राजस्थान में रैली हुई, मध्य प्रदेश में रैली हुई, वहाँ पर जो एक जन सैलाब देखने को मिला, उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्षी परेशान थे कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ इतना सारा जन सैलाब क्यों आ रहा है इनकी रैली में। तो शायद उसकी कहीं ना कहीं ये चाल थी किसी विपक्षी की या किसी दुश्मन की। तो इस वक्त हमारे साथ दोबारा हम जोड़ रहे हैं विवेक तिवारी, न्यूज़ रूम से हमारे विशेष संवाददाता विवेक तिवारी जी, यहाँ पर किरण घई बीजेपी नेता का कहना था कि नीतीश सरकार बिल्कुल विफल हुई है। साफ तौर पर नीतीश सरकार ने, जो पता है कि बहुत टाइम से इस रैली का आयोजन होना था, उसके बाद भी इस तरीके की आज घटना, 7 सिलसिलेवार बम धमाके, किस तरफ इशारा जाता है? देखिए, नकुल निशाने पे तो कहने की अगर बात की जाए तो नीतीश सरकार आती है, लेकिन अगर बात की जाए कि ये कहते हैं कि 8 धमाके होते हैं और बीजेपी अगर कहती है कि 8 धमाके हो रहे हैं और उसके बाद विफलता की ओर ध्यान करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार की सरकार ऐसी नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया। वहाँ पर कुशासन देखने को मिला है। वहाँ बिहार जिस तरह से जंगल राज जिसकी बात चल रही थी वो विकास की ओर बढ़ रहा था। और सीधे से जोड़ के देखना कि 8 धमाकों का कारण नीतीश
सरकार है, इस कहना ठीक नहीं होगा। बीजेपी के नेता एक अवसरवाहिता का यहाँ फायदा दिखा रहे हैं, जिस तरह से धमाके हुए हैं और खासकर मोदी की रैली में धमाके हुए, तो ये केवल एक वोट बैंक खींचने की कोशिश की जा रही है और सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है जेडीयू के ऊपर। ये कहना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश सरकार धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय बहुत कम है और अब तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आपने सुना नरेंद्र मोदी को, सुना पटना में उन्होंने क्या क्या हुआ और वहां पर लगातार बम धमाके हुए। एक बार हम फिर आपको बता दें कि बम धमाके हुए, 7 बम धमाके हुए पटना में मोदी की रैली से पहले, जहां पर 5 लोग मरे और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए SMBC इनसाइट के साथ।